नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज़ के लिए गिरीश अग्रवाल। आज के इस ब्लॉग में मैं बात करूंगा पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु की उन स्थिति की ओर जिसको लेकर न सिर्फ स्थितियां दिनों दिन नाजुक होती जा रही। पश्चिम बंगाल में गृह मंत्री की उपस्थिति के बीच में भी स्थितियां वहां सुधर नहीं रही हैं। जो गृह मंत्री चुनाव के दौरान जब अंतिम चक्र था उनका 29 तारीख को, तब वो ये कहते हुए नहीं आगा रहे थे कि 2 महीने तक यहाँ सुरक्षा बल रहेगा। यहाँ तक कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने भी ये आश्वासन दिया था कि 6 महीने तक यहाँ केंद्रीय बल उपस्थित रहेगा। केंद्रीय बल की उपस्थिति पे आखिर पश्चिम बंगाल में स्थितियाँ क्यों नहीं सुधर पा रही हैं, ये सवाल तो निश्चित तौर पर सत्ताधारी दल और देश की सत्ता से पूछा ही जाना चाहिए। आखिर क्या कारण है कि केंद्रीय बल की उपस्थिति में भी आप इस प्रकार की बिगड़ी हुई परिस्थितियों को नहीं सुधार पा रहे, या इन परिस्थिति के अनुसार आप क्या पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को टारगेट करना चाहते। तमिलनाडु में अब नेता विजय की पार्टी को ऐसा लगता है कि अब राज्यपाल को न चाहते हुए भी सत्ता गठन के लिए बुलाना पड़ेगा, क्योंकि विजय ने जो एक संख्या है 118 की, उसको हासिल कर लिया है। 3 छोटे दलों ने, कांग्रेस तो पहले ही उन्हें समर्थन दे चुकी है और 3 छोटे दलों ने भी उनको समर्थन देने का ऐलान किया है। निश्चित तौर पर अब तमिलनाडु में भी सत्ता बनेगी और नई सरकार जन अपेक्षाओं के अनुसार काम करेगी। इसी और आशा और विश्वास के साथ हम सभी लोग अब राज्यपाल के न्योते का इंतज़ार करेंगे और ये ज़रूर चाहेंगे कि नई सरकार जन अपेक्षाओं पर खरी उतरे और अपने चुनावी वादों को ऐन कैन प्रकार पूरा करने की कोशिश करें। हालांकि ये चुनावी वादे हैं या चुनावी जुमले हैं, ये इस बात की बात हम केंद्रीय सरकार के गृह मंत्री से ही सुन चुके हैं, जिन्होंने 2014 में प्रधानमंत्री द्वारा कहे गए उस बात को जुमला बता दिया था कि प्रत्येक मतदाता के खाते में 15-15 लाख रुपए आएंगे और हर वर्ष 2 करोड़ रोजगार लोगों को दिए जाएंगे, यानी कि नौकरियों में किसी तरह समायोजित किया जाएगा। खैर, मेरा ब्लॉग इस संबंध में नहीं है, लेकिन पश्चिम बंगाल में जिस तरह से ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन को मजबूत करने की बात करती हुई दिखती हैं, वहीं तमिलनाडु में कांग्रेस को अब नेता विजय की पार्टी के साथ जाने के कारण निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन में फूट पड़ गई है। हालांकि कांग्रेस ने टीबी के यानी कि विजय की नई नवेली पार्टी को समर्थन देने के लिए एक तरह से अपना स्टैंड क्लियर किया था कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को तमिलनाडु की राजनीति में रोकने के लिए नई सरकार को समर्थन दिया है। और मुझे ऐसा लगता था कि स्टालिन कांग्रेस की इस बात को समझेंगे, लेकिन जिस तरह से उन्होंने
कन्मोजी के जरिए लोकसभा अध्यक्ष को पत्र देकर आगामी मानसून सत्र में अपनी व्यवस्था कांग्रेस यानी कि इंडिया गठबंधन के साथ न करके अब अलग ब्लॉक में करने की बात कही है, तो निश्चित तौर पर हमें ऐसा महसूस होता है कि इंडिया गठबंधन धीरे धीरे दरकता जा रहा है। निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन की प्रासंगिकता लोकसभा चुनाव तक रही, जब उन्हें मोदी के छल दल बल से लड़ना था। और निश्चित तौर पर मोदी का छल बल दल अभी भी कोई कमज़ोर नहीं है। और निश्चित तौर पर जिस तरह वो कांग्रेस मुक्त भारत का नारा लगाते हुए अब क्षेत्रीय दलों को निपटाने में जुट गए हैं, निश्चित तौर पर ये स्थिति खतरनाक है और एक तरह से विपक्ष को नेस्त नाबूद करने की योजना है, जिसको कि निश्चित तौर पर छोटे दलों को सोचना होगा। लेकिन कहते हैं ना कि क्षेत्रीय दल जिनकी सोच सीमित होती है और वे बड़े लक्ष्यों को हासिल नहीं कर पाते, न ही उनकी सोच इस ओर होती है वो तात्कालिक लाभ और तात्कालिक फ़ायदा के लिए वे निश्चित तौर पर कहीं भी जाने के लिए तैयार रहते हैं। जिस तरह के चुनाव परिणाम तमिलनाडु में आए हैं, निश्चित तौर पर कोई स्थिति नहीं थी कि वहाँ या तो अभी हाल में ही परंपरागत विरोधी डीएमके या एआईएडीएमके साथ आते तो कुछ बात बन सकती थी, या वही हो सकता था जिस ओर राहुल गांधी ने सरकार की गठन की ओर कदम बढ़ाया। लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी के इस कदम को क्षेत्रीय दलों के मुखियाओं ने, खासकर मैं यहाँ 2027 में चुनावी मोड में जाने वाले प्रांत उत्तर प्रदेश के बड़े नेता समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की बात कर रहा हूँ, जिन्होंने स्पष्ट तौर पर एक बयान देकर राहुल गांधी की रणनीति को कटघरे में खड़ा किया है। और उन्होंने साफ कहा कि वो बुरे दिनों में भी अपने दोस्तों का हाथ नहीं छोड़ते। निश्चित तौर पर ये दर्शाने को काफ़ी है कि अभी जिस तरह से क्षेत्रीय दलों को एक एक करके समाप्त किया जा रहा है और जिस तरह से वो एक एक करके, चाहे वो उड़ीसा के नवीन पटनायक हों या पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी, और हाल में कई चुनाव में तमिलनाडु में सत्ता से बाहर हुए स्टालिन के बाद अखिलेश यादव ही संभवतः 2029 या यूँ कह लीजिए क्षेत्रीय छत्रप के रूप में सबसे मजबूत चेहरा है। निश्चित तौर पर जैसा कि सूचनाएं मिल रही हैं कि वर्तमान सरकार, केंद्रीय सत्ता उन्हें भी अब हाशिए पर ढकेलना चाहती है। देखना ये है कि अखिलेश इंडिया गठबंधन से अलग रास्ता इस्तेमाल करते हैं या वो निश्चित तौर पर अलग यात्रा न करके एक योजना के तहत इंडिया गठबंधन ही बने रहने की कोशिश करते हैं। ये देखना भविष्य के लिए ज़रूरी होगा, क्योंकि अगर अलग अलग लड़े तो निश्चित तौर पर ये एक तरह से गुजरात लॉबी के लिए मुफीद होगा। और जो अब उत्तर प्रदेश से जो चुनौती मिलने की आशा है,
समझौता अलग लड़के अखिलेश इसे भी ख़त्म कर लेंगे। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपके साथ जुड़ने की कोशिश करूँगा। जय हिंद।